हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जो हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज चल रहा उसमें आज हम लोगों ने वन लीनियर क्वेश्चन देखेंगे। जो हसीन मशूक शाह वंश पूरा महाजनपद वाला देख लिए थे। मशूक शाह ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। से हरियक वंश, से शिशुनाग वंश का, से हसी मशूक, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, से शुंग वंश, का से कर्ण वंश और सतवाहन वंश। लास्ट वीडियो में इतना तक हम लोगों ने देख लिए। आज ये सब जो हसीन मशूक शाह इस पे हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद हम लोग विदेशी आक्रमण जो होगा वो देखेंगे। उसके बाद गुप्ता वंश, उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमण, ये सब चलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लीनियर क्वेश्चन जो दिया है उस पर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखक प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया गया? विलियम जॉनसन ने। देखिए विलियम जॉनसन जो था, विलियम जॉनसन, इसने चंद्रगुप्त मौर्य का बुक में जो सेंड्रोकोटस नाम से उसको संबोधित किया। लेकिन एक और बुक है अशोक का, जो अशोक नाम जो उनके अभिलेख में है, उसका पहचान प्रिंस ने किया था। जेम्स प्रिंस ने किया था, जेम्स प्रिंस ने किया था। ओके, तो ये दो जो विदेशी था ना, जो विदेशी विद्वान थे ना, वो दो मौर्य वंश के जो इम्पोर्टेंट दो राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में। तो चंद्रगुप्त के बारे में विलियम जोन्स ने, और अशोक के बारे में पता जेम्स प्रिंस ने। प्रिंस नाम है ना, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो दो थे, विलियम जॉनसन और जेम्स प्रिंस, ये नाम याद रखना। फिर यूनानी लेखक ने, जो देखिए यूनानी लेखक है विलियम जॉनसन, तो चंद्रगुप्त के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया था? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छे से स्टार्ट किया। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य का क्या किनको बोला जा रहा है? चाणक्य को। चाणक्य के अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त से नाम से, तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। मैकवेली के प्रिंस की तुलना की जाती है कौटिल्य के साथ से, यानी कि चाणक्य से किसका तुलना किया जा रहा है? मैकवेली के प्रिंस से। फिर बुंदेलबाग प्राचीन स्थान है, कहाँ का? पाटलिपुत्र का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, कब किया था? मतलब कि 305 ईस्वी में। कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। बट ये चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस कौन था? तो कौन था? ये जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर सिकंदर, उसी को बोला था। उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकटर था, तो वो ही आया था ना आक्रमण करने, तो फिर उसको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर इसलिए सेल्यूकस निकटर ने फिर अपनी बेटी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया, ताकि, और फिर दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी मिला था। फिर अफगानिस्तान का एरिया, जो ये अफगानिस्तान का एरिया फिर उनको मिला। तो इसीलिए ने बोला कि मौर्य वंश में अफगानिस्तान तक हमारा साम्राज्य विस्तार हुआ था, मगध का। ओके, अब सर्वप्रथम इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस नाम का तद्योतक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसने किया? सर विलियम जॉनसन ने। बौद्ध तथा जैन में चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का बोला गया? क्षत्रिय, यानी मौर्यन जाति का, क्षत्रिय जाति का बोला गया। क्षत्रिय जाति क्या होता था? जो मतलब कि युद्ध वगैरह करते थे उसको। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरलभ तथा कुलहीन बोला गया? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस बुक है ना, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ना निम्न जाति का बोला गया। किन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस? पीछे हम लोग रिवीजन में देखे थे ना, विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताया है। विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस के लेखक है। ओके, और जो विदेशी जो आए थे, मेगास्थनीज जो आया था, तो मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा, उसमें से पूरा मौर्य वंश का जानकारी मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स थे, हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अभिषेक ने लुम्बिनी एक स्तंभ बनवाया तथा लुम्बिनी ग्राम को कर छोड़कर 1/8 भाग कर दिया? मतलब कि उनका कर घटा दिया। 100 रुपया मान लिया जाता था, तो उसका 1/8 भाग उनको देना रहेगा।
तो यानी कर को घटा दिया और 20वां वर्ष लुम्बिनी गए थे। ये कौन सा अभिलेख से पता चलता था? हम लोगों ने देखा था ना, रूमन देय अभिलेख से। और रूमन देय अभिलेख ना अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ये नेपाल में ही ना लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में मतलब गए थे। ये सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है अशोक का? तो रूमन देय अभिलेख है, जो नेपाल का है, छोटा अभिलेख। ओके, लुम्बिनी। फिर निम्नलिखित में से मौर्य काल के लिए जानने वाले कर सूत्र किस प्रकार का था? फल फूल सब्जियां लगाने वाले, मतलब कि टैक्स किस तरह का रहता था? तो फल फूल पे, सब्जियों पे, ये सब पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में अंतिम दिनों किस धर्म को अपनाया था? ऑफकोर्स जैन धर्म को। फिर उसके बाद बिंदुसार जो आया था वो आजीवक धर्म को अपनाया। उसके बाद फिर अशोक आया, वो बौद्ध धर्म को अपनाया। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने बताया है कि मयूर मौर्य का वांशिक चिन्ह क्या था? तो गुडवेल था। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बोला? किसने? जस्टिन ने बोला। जस्टिन भी विदेशी आदमी। तो देखिए यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ने तो ये बोला ना कि डाकुओं का गिरोह है, और जस्टिन ने ही सेंडोकोटस शब्द भी यूज किया था, लेकिन पहचान किसने किया? विलियम जॉनसन ने। ओके। और फिर अशोक का जो नाम अभिलेख से किसने पहचाना? तो जॉन्स प्रिंसेस ने। ये देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, सबको थोड़ा याद रखिएगा। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरोध सहायता याचना के उद्देश्य चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिले थे? तो प्लूटोकर्ट से पता चलता है। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर? बौद्ध स्रोतों पर निर्भर है। मतलब बौद्ध के ज़्यादा बुक में पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, कि उसके सिमिलर चल रहे थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल यानी राष्ट्रीय से जूनागढ़ गिंडौर का सुदृढ़ निर्माण करवाया गया? अरे जूनागढ़ भी लेकर तो पुष्यगुप्त ने। सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? एक मिनट, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है। ये जो है ना सुदर्शन झील यहाँ पे होगा। तो जूनागढ़ में कौन सा? सुदर्शन झील है, तो उसका निर्माण करवाया था किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कौन थे उसके उनके राज्यपाल? तो पुष्यगुप्त थे। ये था क्वेश्चन। ये सुदर्शन झील गलत दिखा हुआ, वही मुझे लगा क्या सुदूर लिखा हुआ। ये मिस प्रिंट है। सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ करवाए थे? जूनागढ़, जो गुजरात में है, वहाँ। किससे करवाया? पुष्यगुप्त से करवाया। मौर्य काल में सम्राट की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिक्षिता ग्रहण की थी? तो भद्रवाह की। उन्हीं के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे ना। फिर वहाँ 298 ईस्वी में उन्होंने संलेखना विधि से अपना जान दे दिया था। हिंदू राज्य शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी का संज्ञा दिया गया? पाटलिपुत्रा को। मगध पाटलिपुत्रा, यही सबसे बड़ा महाजनपद था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराण किस द्विमर्श की संज्ञा का प्रदान करता है? चाणक्य का। चाणक्य। मेगास्थनीज किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? मेगास्थनीज ने इंडिका बुक को। इसी से ही मौर्य वंश का सबसे ज़्यादा जानकारी मिलता है। कौन सा अधिकारी सामंत पर बने दुर्ग की रक्षा करता था? अंतपाल। देखिए, अंतपाल किसको बोला जाता था? जो रक्षा करने वाले थे। हम लोगों ने मौर्य वंश में देखा था ना कि राजा को जो भी था ना उन्होंने कुछ अंग बनाए थे ना। जैसे कि राजा को स्वामी बोला जाता था, मंत्री को अमात्य बोला जाता था। ये हम लोगों ने पीछे देखा था, अमात्य मंत्री बोले जाते थे। फिर जनपद जो वहाँ के लोग रहते थे, किला दुर्ग यानी जो चारों तरफ का घेरा, उसको दुर्ग बोला जाता था। धन को कोष बोला जाता था। उसी तरह से यही बोला जा रहा है कि मतलब कि
जो दुर्ग के रक्षक थे उनको क्या बोला जाता था? तो अनंतपल। यूनानी स्रोत में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया? उनको दो नाम से, शत्रु विनाशक, इन्हीं को अमित्र घाट भी बोला जाता है। अमित्र केट्स, वही शत्रु विनाशक भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला अभिलेख का उल्लेख कहाँ पे? रुद्रदामन के प्रथम जूनागढ़ अभिलेख में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दामनाक, मरुवक, शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है मसाले से। फिर अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारी का एक नींव वर्ग रखा। उसको क्या बोला था? धम्म महामात्र बोला गया था। धम्म महामात्र का चर्चा 5वां अभिलेख में उन्होंने धम्म महामात्र की चर्चा की है ना। तो धम्म महामात्र रखे थे, एक अधिकारी वगैरह रखे थे प्रचार के लिए। किन स्तंभ लेखों का ऐसे ज्ञात होता है कि उन्होंने व्युष्टि, राजूक, प्रदेशक, युक्तुक नामक पदाधिकारी जनता के बीच में जाकर धर्म के प्रचार और उपदेश का करते थे। तो वो देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था कि अशोक के 3रा अभिलेख में 3 अधिकारी का चर्चा था, राजू, युक्तुक, प्रदेशक। कोई पूछ रहा है तो किस अभिलेख में? स्तंभ लेख 3रे में और 5वें से। 5वें से में धम्म महामात्र का पता चलता है। तो प्रचार के लिए रखे थे, मतलब कि अधिकारी वगैरह, तो ये 5वां से पता चल रहा है। लेकिन 3रा अभिलेख से ये राजू, युक्तुक, प्रदेशक का पता चल रहा है। अपनी प्रज्ञा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचरणों की संहिता प्रस्तुत की थी किस अभिलेख में? धम्म में है, धम्म यात्रा। 8वां में था धम्म यात्रा और 5वां में है धम्म महामात्र। धम्म शब्द यूज किया, मतलब दिव्य वादन अशोक का बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान है? उपगुप्त को। उपगुप्त के द्वारा इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। किस तामिल ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तामिल प्रदेश में भी आक्रमण किया था? तो अन्नौर और पुन्नौर अभिलेख से। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो पूरा मगध पे शासन किए थे ना, मतलब कि मगध से होकर फिर अफगानिस्तान तक उनको मिला दहेज में, फिर इधर भी आक्रमण किए थे। अगर आपको नहीं आते तो पीछे रिवीजन वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं फिर से। मौर्य काल में राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर, यानी टैक्स लेना भूमि से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? मतलब कौटिल्य कौन थे? चाणक्य। उनके अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें गुप्तचर जो थे उनको क्या बोला गया? तो गूढ़ पुरुष बोला गया। मौर्य काल के दैवारिक किसे कहा गया जाता था? राजप्रसाद के रक्षक को। दैवारिक नामक शब्द किसके लिए यूज हुआ? राज प्रदेश के रक्षक के लिए। किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख का उत्कीर्ण है तथा जबकि शेष अभिलेख में केवल 6 लेख का अभिलेख का उत्कीर्ण है? दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख में। देखिए, दिल्ली में जो था ना टोपरा, वो हरियाणा में था, तो वहाँ से फिरोज तुगलक ने दिल्ली उठा के लेके चला गया था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने हरियाणा में जो टोपरा और मेरठ में जो था ना यूपी का, वो दोनों को उठा के फिरोज तुगलक ने दिल्ली ले गया। यही दिल्ली में हो गया। तो इसी में जो 6 अभिलेख का चर्चा है, 7वां का नहीं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? देखिए, बिंदुसार के मृत्यु के टाइम में तो उज्जैन का था, उज्जैन का शासक था। उसके बाद ना फिर वो वहाँ का राजा बन गया, मगध का। मौर्यकालीन काटक शोधन थे कौन? फौजदारी न्यायालय थे। मगध के 12 वर्ष लंबे अकाल की किस सहित कृति में जिक्र मिलता है? मतलब कि जो अकाल की चर्चा किस में है? परिशिष्ट पर्व में। और कौन से अभिलेख में है अकाल की चर्चा? तो सहगौर अभिलेख में। चंद्रगुप्त का सहगौर अभिलेख में अकाल की चर्चा है। कहाँ है वो? गोरखपुर में है। ओके, तो अशोक के किस अभिलेख में
बौद्ध धर्म संघ अपनी आस्था की घोषणा की थी? भब्रू अभिलेख। अशोक का भब्रू अभिलेख से पता चलता है। भब्रू अभिलेख कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसमें ही अशोक ने अपने आप को सम्राट बोला है ना। किसने सर्वप्रथम अभिलेख में प्रियदर्शनी प्रियदासी और साहित्य के अशोक की समीकरण स्थापित किया है? टर्नर महोदय ने। अच्छा, टर्नर महोदय ने उनका मतलब अशोक के अभिलेख और प्रियदर्शनी जो बोला ना उसको सेम बताया। मतलब कि प्रियदर्शनी किसको बोला गया था पहले पता ही नहीं चल रहा था। तो जब अशोक ने अपना नाम एक जगह अशोक ने मतलब अपने आप को प्रियदर्शनी अशोक बोला ना एक जगह, राजस्थान के भब्रू अभिलेख में सम्राट अशोक बोला, फिर गुर्जरा मास्की वाले में अशोक बोला, तब वहाँ से पता चल गया। टर्नर महोदय ने टर्नर ने ही बताया कि मतलब कि अशोक का नाम ही प्रियदर्शनी उसने अपने आप को लिखा। पाटलिपुत्रा में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। चाणक्य का नीति था ना कि पहले मतलब कि बीच में मगध है तो मगध को नहीं, पहले साइड के एरिया को पहले जीतना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले मगध और ये सिंध और जो पंजाब था और इधर सिंध ऊपर में था उसको जीता था। नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास पहला कौन था? बिंबिसार था जो हर्यक वंश का था। अशोक के शिलालेख में उल्लेखित ताम्रपालिन किस देश में प्रयुक्त हुए हैं? श्रीलंका के लिए। किस ग्रंथ में हमें पता चलता है कि अशोक शिव के भक्त थे? राजतरंगिणी बुक से। वो सब धर्म को सेम मानते थे ना, मतलब तो राजतरंगिणी में उन्होंने शिव का भी भक्त बताया गया। अर्थशास्त्र के शीर्षक अधिकारी के रूप में किस शब्द का उपयोग किया गया? तीर्थ। अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें ना तीर्थ शब्द का उपयोग किया गया। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र की खूब जांच परख जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था? उपाध्य परिरक्षक। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक चौथे वर्ष किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के ग्रहण किया? निग्रोधक जो उसका भतीजा था उसके मतलब बचनों से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ही सबसे अच्छा माना और उसको मतलब अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में किसका कथन है कि उन्होंने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार लिया? तो प्लूटार्क ने कहा था। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांत में बांटे थे? 5 प्रांत में बांट दिया था। किस ग्रंथ से पता चलता है कि कश्मीर में बितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की गई? राजतरंगिणी। किसने किया था? अशोक ने किया था। राजतरंगिणी बुक से पता चलता है। राजतरंगिणी को लिखा किसने था? पारनी ने। किस शिलालेख में खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त है? तो मनसेर और सहवाज गढ़ी वाला। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान को सफलता? देखिए जेम्स प्रिंस, ये क्वेश्चन भी आ गया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का था उसको किसने? विलियम जॉनसन ने पढ़ा था, सेंडोकोटस नाम वाला। किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सैल प्रयास किया गया? डॉक्टर भंडारकर द्वारा। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला था? मास्की और गुर्जरा में। मास्की जो कर्नाटक में और गुर्जरा जो एमपी में। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। पुराण जो है ना उसमें अशोक वर्धन बोला गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, उसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा ले लिया। कलिंग वाले इतने मृत्यु देखे ना उसके बाद। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्री। अशोक के शिवालय का प्रचलन सर्वप्रथम
भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। और किससे उनको मतलब कि प्रेरणा मिला था? तो विदेशी यात्री डेमेटेरियस से। सबसे पहले डेमेटेरियस ने यहाँ पे मतलब आक्रमण किया था, वही ज़्यादा शिलालेख लिखाता था, तो उसी से उसको मतलब कि प्रेरणा मिला। अशोक के अभिलेख कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। मतलब कि शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पे लिखना, स्तंभलेख फिर छोटे पत्थरों फिर गुहालेख यानी गुफाओं में लिखने वाला। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 थी, स्तंभलेख 7 था छोटा वाला। फिर राजूक कौन थे? उसके अधिकारी था, जो तीसरा अभिलेख में चर्चा है, राजू युक्तोपदेशक का। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना का डिफिकल्ट रहा, तो बाद में जाके जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। कलिसी प्रसिद्ध अशोक के शिलालेख के कारण हुआ। भाग एवं बलि थे कौन? राजस्व के स्रोत थे। मतलब कि उसका भाग बलि किनको बोला था? जो रक्षक करने वाले रहते थे ना, उन्हीं को बोला जाता था। मौर्य काल के शीत से अभिप्राय है, मतलब कि क्या है? शीत किनको बोला गया? सीता। तो राजकीय भूमि के प्राप्त आय को बोला गया, यानी आय जो आता था ना उसको शीत बोला गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीता किसको बोला गया है। फिर अमात्य को क्या बोला गया? मंत्री को अमात्य बोला गया है। फिर किला दुर्ग किसको बोला गया? एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था उसको क्या बोला गया था? पोपोध्याय। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। उसके बाद फिर गुप्ता काल में जाके तक्षशिला के बाद फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाएगा, तो फिर वो बन जाएगा। मेनली यहाँ पे बौद्ध धर्म को शिक्षा दिया जाता था ज़्यादा। और किस बौद्ध धर्म के कौन से पाठ कराते? हीनयानी का ज़्यादा शिक्षा मिलता था। पुनर्विवाह वर्जित था मनुस्मृति में। मनुस्मृति को किसने लिखा है? मनु ने लिखा। मतलब पुनर्विवाह दोबारा विवाह का। फिर गांव के शासन में स्वशासनी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था को मौर्यों ने किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ओके, तो ये 1 लीनियर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए मौर्य वंश से ज़्यादा क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में विदेशी जो आक्रमण हुए हैं, इंडो ग्रीक, शाक्य, पल्लव, कुषाण, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग गुप्ता वंश के बारे में देखेंगे। फिर मुस्लिम जो दक्षिण भारत में जो राजपूत वंश, चालुक्य, चोल वंश, पल्लव वंश, ये सब के बारे में देखेंगे। फिर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।